जैसे अगर हम इसमें डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन हम शेयर हम खरीदें कि नहीं खरीदें, लेकिन बेस क्या है हमारा डिसीजन यूजिंग डाटा एनालिसिस। डाटा कहाँ से आएगा हमारे पास? पास डाटा। हम पास डाटा को उठाएंगे, हम उसके बेसिस पर अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं सेल का, बाय का, तो हम इसमें दो मेथड हैं, मूविंग एवरेज का और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दो इनसे हम पता लगाएंगे कि हमें शेयर खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं। जैसे हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं, मूविंग एवरेजेस आर फ्रीक्वेंटली प्लॉटेड विद अ प्राइस टू मेक बाय और सेल डिसीजन। अगर मुझे बाय का और सेल का डिसीजन लेना है तो मैं मूविंग एवरेज को देखूंगी। जैसे हम इसके थ्रू समझते हैं, एक ग्राफ के थ्रू। जैसे ठीक है, ये जो ग्राफ है हमारा, ये जो लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट में क्या है, ये जो ब्लैक वाला है हमारा शेयर प्राइस का डाटा है और ये जो ब्लू वाला है मूविंग एवरेज है। लेकिन ये 5 डेज का मूविंग एवरेज है और ये 10 डेज का मूविंग एवरेज है। हम इसमें देखोगे आप कि जो शेयर प्राइस है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बट जब हम मूविंग एवरेज को देखते हैं कम फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है ना, इसके मुकाबले कम फ्लक्चुएट कर रहा है। ये तो बिल्कुल ही कम फ्लक्चुएट कर रहा है। तो हम कैसे पता लगाएं कि हमें बाय कब करना है, किसके बेस पर? लेकिन मूविंग एवरेज के बेस पर हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें बाय करना है कि हमें सेल करना है? ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे कट कर रहा है, मूविंग एवरेज जहाँ जहाँ पे कट होगा, मूविंग एवरेज के थ्रू शेयर प्राइस की लाइन जहाँ पे कट होगी वहाँ पे हमें डिसीजन लेना है। जैसे मूविंग एवरेज ऊपर जाते हुए यहाँ पे कट हुआ, तो इसका मतलब है शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, तो यहाँ पे खरीद लो, यहाँ पे खरीद लो। तो हमने यहाँ पे ये बाय का सिग्नल है। लेकिन यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है नीचे आते टाइम कट रहा है, मूविंग एवरेज कट रहा है या कट रहा है लाइन, लेकिन नीचे आ रही है, तो ये क्या कर रहा है, सेल का है कि प्राइस गिर सकता है, इसे सेल कर दो। तो ये हमारा सेल का डिसीजन हो गया, ये हमारा बाय का डिसीजन हो गया मूविंग एवरेज के बेसिस पर। जैसे यहाँ पे पढ़ लो, स्टॉक प्राइस लाइन फॉल्स बिलो मूविंग एवरेज। ये यहाँ पे स्टॉक प्राइस की लाइन फॉल कर रही है और ये बढ़ रही है, तो क्या हमारा ये बाय का सिग्नल हो गया। ये दूसरा क्या सिग्नल है, स्टॉक प्राइस राइजेस अबव मूविंग एवरेज। स्टॉक प्राइस की जो लाइन है जैसे ये वाली, वो राइज कर रही है, ठीक है, और ये मूविंग एवरेज के थ्रू कट कर रही है। तो जब मूविंग एवरेज नीचे क्या कट करेगा, तो ये हमारा सेलिंग का डिसीजन हो गया। तो ये मूविंग एवरेज के बेसिस पर हम इस तरीके से हम डिसीजन लेते हैं। कैलकुलेट करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं हम ये देखेंगे। मूविंग एवरेज, फॉर मूविंग एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द मोस्ट रीसेंट ऑब्जर्वेशन हमें देखनी है, फॉर विच द क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ स्टॉक ऑन 10 सक्सेसिव ट्रेडिंग डेज count for the calculation of 5 days moving average on daily closing price। जो closing price है, जैसे कि इसमें एग्जांपल में देखो, ये जो हमारी बुक है इसमें 3.25 पेज नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्लोजिंग प्राइस दे रखा है 10 डेज का। अगर पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ 5 मोस्ट रीसेंट प्राइजेस, हम 5 जो रीसेंट हैं, जैसे मान लो मैं आज के दिन निकाल रही हूँ, तो पिछले बिल्कुल 5 जो हैं वो लेने हैं, इनका एडिंग है 127। फिर अगर हम इसका देख रहे हैं तो इनका 1 2 3 4 5 इनका हम ऐड करेंगे तो 128। फिर अगर मैं 7वें दिन का निकाल रही हूँ तो पिछले 5 दिन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 यहाँ तक का, तो ये 128 आ गया, ठीक है। तो ये हमें क्या निकल गया, ये सम ऑफ 5 मोस्ट रीसेंट क्लोजिंग प्राइस का सम निकल गया। फिर 2 आइटम्स का सेंटर टोटल करेंगे, इन दोनों का टोटल करा इतना है 255। अगर हमें इसका मूविंग एवरेज निकालना है, ठीक है, तो क्योंकि हम 10 डेज का निकाल रहे हैं, 10 सक्सेसिव ट्रेडिंग डेज का निकाल रहे हैं, तो हम 10 से इसे डिवाइड कर देंगे। 255 को हमने 10 से डिवाइड करा तो 25.50 है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 25.650 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हाँ, अभी शोर मतलब अपने आप चढ़ा के लेके आया है, ठीक है, सही करा। अभी 2 मिनट होल्ड करो बेटा, है ना। नहीं, अभी धूप नहीं निकली, ऊपर मत जाओ, छत पे मत जाओ, यहीं पे खेलो ना, गाड़ी चला लो आराम से। महावज तो नीचे गए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अभी हमने देखा था मूविंग एवरेज में 1/9 क्या गए होंगे बेटा, पढ़ाने गए होंगे, ठीक है।
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अनलाइक द AMA द विच असाइंस इक्वल वेट दिया था 1/9। हमने जो अभी मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया था उसमें हमने इक्वल वेट दिया था 1/9 से, मतलब अगर 10 से डिवाइड करें तो 10 से डिवाइड कर दिए एक साथ, तो हम इसमें इक्वल वेट दे रखा है। बेटा 2 मिनट होल्ड करो फिर चलाना, ठीक है। तो अनलाइक द AMA विच असाइंस इक्वल वेट ऑफ 1/n टू ईच ऑफ द n प्राइजेस यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग द एवरेज, द EMA असाइंस डिक्रीजिंग वेट। EMA क्या करती है, डिक्रीजिंग वेट, उसमें तो इक्वल वेट था, इसमें डिक्रीजिंग वेट्स असाइन करती है विद द हाईएस्ट वेट बीइंग असाइन टू द लेटेस्ट प्राइस। जो लेटेस्ट प्राइस हाईएस्ट वेट दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर है इसका 3.31 जो मेरे पास मैट है उसमें। ये देखो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ BSE सेंसेक्स का दे रखे 6th to 7th डे ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी के मंथ की है, ठीक है। यहाँ से लेके 6 से 17 और यहाँ पे आगे भी है। इसमें सेंसेक्स का क्लोजिंग प्राइस दे रखा है 15,522, 15,900, इस तरीके से। इस दिन संडे या फिर कुछ हॉलीडे रहा होगा तो ये उस वजह से उस दिन ट्रेड नहीं हुआ है, तो इनका क्लोजिंग यहाँ पे 16 जनवरी और 17 जनवरी, और यहाँ पे देखो संडे था तो उसमें भी ट्रेड नहीं हुआ, तो मंडे को 18,000 का सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस था। इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये में कैलकुलेट करना है बेटा 2 मिनट तो कैलकुलेट करना है, ऑफ सेंसेक्स ड्यूरिंग द अबव पीरियड। जो ये पीरियड उसमें ये में कैलकुलेट करो द प्रीवियस डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसेक्स कैन बी एज्यूम्ड एज। इसमें बता दें कि EMA पिछले देखा 15,000 आप मान लो, द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 31 डेज EMA, उन्होंने एक जो फैक्टर दे रखा है वो दे रखा है 0.062। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, गिव डिटेल्स ऑफ द एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन, डिटेल एनालिसिस करो ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशंस। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डेट का कॉलम ले लिया, यहाँ पे सेंसेक्स का जो क्लोजिंग प्राइस है वो, और जो EMA हमें जो कैलकुलेट करना है वो यहाँ पर आएगा। फिर जो ये थर्ड कॉलम है, अब ये थर्ड कॉलम कैसे कैलकुलेट करना है, ये इनके बेसिस पे होगा। अब जैसे सेंसेक्स का क्लोजिंग प्राइस कितना था 14,522 है, क्लोजिंग प्राइस क्या है सेंसेक्स का 14,522 है। EMA जो हमें पिछले दिन का जो दे रखा है कि आप है ना 15,000 मान लो, क्या मान लो 15,000 मान लो। अब हमें क्या कर क्या रहे हैं हम, 15,000 का क्या मतलब है कि सेंसेक्स का जो है क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग है इंडेक्स, सेंसेक्स का क्लोजिंग कितना है 15,000 है, हम ये मान के चलेंगे। बट जो एक्चुअल में हुआ वो हुआ कितना 14,522, हमारा ये ज्यादा है और ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कम हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे, इसको लेस करना तो लेस ही है। अब ये ज्यादा हो गया तो हमें ज्यादा नेगेटिव अमाउंट में आ गया, और फिर लेकिन हम इसे डायरेक्ट इसी अमाउंट को लेस नहीं करते हैं, इसमें जो फैक्टर दे रखा था 0.62 उसे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके फिर उस अमाउंट को लेस करते हैं। किसमें से लेस करते हैं, किसमें से लेस करेंगे 2 + 4 इसमें से जो हमने माना था, हमने माना 15,000 बट एक्चुअल में हो गया इतना, तो इसमें से हम उसे लेस कर देंगे, तो हमें 14,970 हो गया। फिर इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो हमने ये माना कि जो सेंसेक्स का अब नेक्स्ट ये क्या है, अभी क्या निकला कि इसमें ये 14,970 अब क्लोजिंग प्राइस होगा सेंसेक्स का। बट क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस नहीं बोलेंगे, इंडेक्स का प्राइस में क्या वो नहीं बोलते, सेंसेक्स की क्लोजिंग कितने पे होगी 14,970 पे होगी, ये हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो लेकिन हुआ कितना 14,925, फिर भी ये ज़्यादा हमने मान लिया कि ज़्यादा होगा सेंसेक्स, लेकिन हुआ कितना 14,925। फिर इसमें से लेस करेंगे, नेगेटिव आया, फिर हम इसमें से जो हमने एक्स्ट्रा मान लिया था उसमें हम जो एक्सेस था वो से हम लेस कर देंगे, तो इतना आया 14,967, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब ये क्या है, ये है 14,976 ही बोलेंगे, वो ये 14,967, ये जो है हम क्लोजिंग मानेंगे सेंसेक्स की कि इतने पे क्लोजिंग होगी, बट हमारा एक्चुअल में कितना हुआ 15,522, ये क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो इसमें से लेस करें कितना ज़्यादा हो गया 254 पॉइंट ज़्यादा हो गया। अब इसे डायरेक्ट हम ऐड और लेस नहीं करते, इसमें जो फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको लेस ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया है सेंसेक्स का प्राइस।
तो वो आप सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हो तो इसमें से इसको लेस करते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव में आया है तो लेस कर देंगे, पॉजिटिव में आया है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर आपको लॉजिक समझना है तो सिंपल सी बात ये है कि हमने सेंसेक्स का वो जो क्लोजिंग हमने माना था कि 14,976 होगा, लेकिन हो गया ज़्यादा, तो हमें यहाँ तक लाने के लिए तो उसमें एग्जैक्टली तो आएगा नहीं ये, तो इसमें फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर हम उसको नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ईएमए कैलकुलेट करते हैं, हमारा ईएमए। फिर हम नेक्स्ट डे का देखेंगे। जैसे इसमें लास्ट हमने माना था कि 15,246 हमारा सेंसेक्स होगा। सेंसेक्स हुआ कितना, 18,000, तो इसमें कमी रह गई, मतलब होना चाहिए हुआ कितना 18,000, बट हमने कितना किया था कि हमारा 15,246 होगा, बट हो गया हमारा 18,000। तो हम इसमें से 18,000 में से इसको हम लेस कर देंगे। कितना लेस करेंगे हम इसमें, 15,246.21 हम लेस कर देंगे। तो हमारा इतनी कमी थी इसमें, कितने की, 2753.79, जो इसमें कमी थी ना, तो हम इसे ऐड कर देंगे इसके, लेकिन अभी ऐड नहीं करेंगे, इसमें जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है हम उसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0.062 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा अमाउंट आ गया है 170.73। हम इस अमाउंट को अब ऐड करेंगे, हमें डायरेक्ट हमें इसे ऐड नहीं करना होता है, हमें ये इस अमाउंट को ऐड करना होता है। हमें किस में ऐड करेंगे, इसमें 15,246 में हम इसे ऐड करेंगे, 15,246.21 ऐड कर देंगे। हमारा कितना आया, हमारा यहाँ पे आया 15,416.94, ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात क्या हो गई, इसमें देखने वाली बात ये है कि जो बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है, घटता हुआ नहीं है। जैसे कि हमारा 4983 है, फिर 15 हो गया, फिर 15,130, फिर 15,246, फिर 15,416, तो बढ़ता हुआ, तो ये बुलिश ट्रेंड हो गया हमारा, ठीक है। जैसे कि इसमें बुलिश था तो ये भी बुलिश है, तो ये जैसे हमने बढ़ रहा है मतलब बुलिश है। द मार्केट इज बुलिश, द मार्केट इज लाइकली टू बी रिमेन बुलिश फॉर अ शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इफ अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम। जो अदर फैक्टर्स हैं अगर वो सेम रहते हैं तो मार्केट बुलिश रहेगा। On the basis of this indicator EMA, the investors brokers can take long position. Long position मतलब हम सेल नहीं करेंगे, हम उसे मतलब हमने अगर शेयर्स खरीदे हैं तो हमको रखेंगे। लॉन्ग पोजीशन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हम उन्हें परचेज करके रखेंगे, हम सेल नहीं करेंगे उसको, तो हम इसे बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। इन्वेस्टर्स कैन टेक लॉन्ग पोजीशन, हम उस मार्केट में बने रह सकते हैं, हमें सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा मार्केट बढ़ रहा है। अगर मार्केट गिरेगा तब हम सेल करेंगे, लेकिन अभी हमारा मार्केट बढ़ रहा है तो हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल जो एनालिसिस होते हैं इज इंटर रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स इन देयर फेवर। बहुत सारे ना आर्ग्यूमेंट्स हैं, सिंपल सी बात है, कोई बोलता है बस प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहे हो आप, कुछ और नहीं देख रहे, तो अब बेसिक बात है आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे ही, ठीक है। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ क्राउड साइकोलॉजी टेंड परसिस्ट फॉर सम टाइम, ठीक है। टूल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग दीज ट्रेंड्स अर्ली एंड हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मेकिंग। कुछ जो फेवर में क्या बोलते हैं, ये फेवर की बात होगी क्योंकि बोलते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आपको ये पैटर्न पहले से दिखाई दे जाता है कि भैया मतलब कोई न्यूज़ के अकॉर्डिंग न्यूज़ फटाफट से ये टेक्निकल एनालिसिस को के ट्रेंड मतलब टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो ट्रेंड फटाफट से दिखा देती है। शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई आर gradual rather than a instantaneous जो भी वर्ड है। टेक्निकल एनालिसिस हेल्प्स इन डिटेक्टिंग दिस शिफ्ट rather early and hence provides clues to future price movements, ठीक है, क्लू मिल जाता है। Fundamental information about a company is observed and assimilated by the market over a period of time. जो fundamental information है वो भी about a company is observe करी जाती है, वैसे ज़्यादा देखा नहीं जाता बट फिर भी थोड़ा बहुत। Hence price movements tends to continue more or less in a same direction till the information is fully assimilated in the stock price. तब तक मतलब इन्फॉर्मेशन की बात चल रही तब तक वो मार्केट एक ही सेम डायरेक्शन में चलता रहता है, ठीक है। अब कुछ लोग इसे यूजलेस मानते हैं टेक्निकल एनालिसिस को। देखो, नॉट एबल टू ऑफर अ कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन फॉर द टूल्स एम्प्लॉयड बाय देम। जो भी ग्राफ हैं वगैरह हैं वो हम उसे टेक्निकल एनालिसिस उसे अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकता कि भैया अच्छा ऐसे चल रहा है, किस वजह से हो रहा है, लेकिन वो नहीं बता सकता है इसमें, ठीक है। एम्पिरिकल एविडेंसेस मतलब जो भी जिससे भी वो एविडेंसेस हैं जो इन सपोर्ट ऑफ ए रैंडम वॉक हाइपोथेसिस कॉस्ट
cast its shadow and over the usefulness of technical analysis. By the time uptrend and downtrend may have been signaled by a technical analysis, it may already have taken place. बाद में पता चल रहा है पहले से ले चुके थे तो टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा भी होता है. अल्टीमेटली टेक्निकल एनालिसिस मस्ट बी सेल्फ डिफीटिंग प्रपोजिशन. ठीक है, अपने आप को डिफीट कर देता है. विद मोर एंड मोर पीपल एम्प्लॉइंग इट द वैल्यू ऑफ सच एनालिसिस टेंड्स टू डिक्लाइन. अभी जो हमने रैंडम वॉक थ्योरी पढ़ा था और ये जो एफिशिएंट मार्केट थ्योरी है, सेम कुछ हद तक काफ़ी सेम चीज़ें इन दोनों की मिलती हैं, इन दोनों थ्योरी की मिलती हैं. दिस थ्योरी इम्प्लाइज दैट नो इन्वेस्टर कैन कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म द मार्केट एज एवरी स्टॉक इज एप्रोप्रिएटली प्राइस्ड बेस्ड ऑन द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन. जैसे कि रैंडम वॉक थ्योरी में बताता है कि इंडिपेंडेंट प्राइस होता है. ठीक है, नो वन कैन बीट द मार्केट. इसके अकॉर्डिंग एफिशिएंट मार्केट थ्योरी के अकॉर्डिंग नो वन कैन बीट द मार्केट, हैंस मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर इन्वेस्टर टू आइदर परचेज अंडर वैल्यूड स्टॉक एंड द सेल स्टॉक्स फॉर इन्फ्लेटेड प्राइजेस. मतलब अगर कोई नॉर्मल पर्सन सोचेगा ना मैं तो सबसे जो लोएस्ट प्राइस होगा ना तब खरीदूंगा और जब सबसे हाईएस्ट होगा तब सेल करूंगा, तो ऐसा ना नॉर्मली होता नहीं है. एज स्टॉक्स आर ऑलवेज ट्रेडेड एट देयर फेयर वैल्यू ऑन स्टॉक एक्सचेंज. इसके अकॉर्डिंग जो शेयर प्राइस होते हैं वो फेयर वैल्यू पे ट्रेड होते हैं. हैंस इट इज impossible to outperform the overall market. The experts stock selections or market timing and that any only way an investor can possibly obtain a higher return is by purchasing riskier investment. अगर आपको higher return लेना है तो आपको riskier investment करनी पड़ेगी. ठीक, में एक टॉपिक है सर्च फॉर थ्योरी. ठीक है, रैंडमनेस ऑफ स्टॉक प्राइसेस वर रिजल्ट ऑफ एफिशिएंट मार्केट दैट लेड टू द फॉलोइंग व्यू पॉइंट्स हैं इसके. ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज फ्रीली एंड इंस्टेंटेनियसली अवेलेबल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट. हर किसी को इन्फॉर्मेशन पता होता है. कीन कंपटीशन होता है अमंग द मार्केट पार्टिसिपेंट. मोर और लेस इंश्योर दैट द मार्केट विल रिफ्लेक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाएगा. ठीक है, दिस मीन्स दैट दे विल फुली इम्पाउंड ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन. थर्ड हो गया हमारा प्राइस चेंज ओनली रेस्पॉन्स टू अ न्यू इन्फॉर्मेशन. जो प्राइस है न्यू इन्फॉर्मेशन पे चेंज होता है, पहले वाले पे नहीं. दैट इज अनरिलेटेड टू द प्रीवियस इन्फॉर्मेशन एंड देयरफॉर अनप्रेडिक्टेबल. नई इन्फॉर्मेशन है, सबको क्या हुआ तो कुछ भी आ सकती है इन्फॉर्मेशन. तो बजट अच्छा भी आ सकता है, बजट बुरा भी आ सकता है, तो किसी को पता नहीं होता. उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स होती है नई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग. मिसकंसेप्शंस अबाउट एफिशिएंट मार्केट थ्योरी की कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, वो क्या है. Efficient market theory implies that market price factor in all available information and such it is not possible for any investor to earn consistent long-term returns from the market operations. Although price tends to fluctuate, they can not reflect fair value. This is because future is uncertain. ठीक है, inability of institutional portfolio managers to achieve a superior investment performance implies that they lack competence in any efficient market. It is not possible to achieve superior investment performance since market efficiency exists due to the portfolio managers doing this job well in a competitive setting. This random movements of stock prices suggest that the stock market is irrational. ठीक है, randomness and irrationally are two different things. ठीक है, दो different things हैं. If the investors are rational and the competitive price change are bound to be random. efficient market जो है वो उसके 3 लेवल्स हैं. प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन. द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मार्केट एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू द फर्मा देयर एग्जिस्ट. 3 लेवल्स हो गए. देखो कौन कौन से हैं. एक वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, एक सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी. वीक फॉर्म में क्या है, पास्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस होता है. और ये पास्ट इन्फॉर्मेशन सबको पता होता है, सबके पास रिकॉर्ड होता है, तो इसमें कोई ऐसा इतना कोई इफेक्टिव नहीं होती है. करंट प्राइस ऑफ स्टॉक रिफ्लेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन फाउंड इन द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट प्राइजेस एंड वॉल्यूम्स. 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं इसके अंदर. हम इसमें एक क्वेश्चन भी करेंगे. सीरियल करेक्शन टेस्ट, रन टेस्ट और फिल्टर
फिल्टर रूल्स टेस्ट, ठीक है। ये 3 तरह के टेस्ट हो गए इसके अंदर। अब सेमी स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं। स्टॉक प्राइसेस एडजस्ट रैपिडली टू ऑल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग ऑल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन्वेस्टर्स विल नॉट बी एबल टू अर्न अबव नॉर्मल रेट्स ऑफ रिटर्न आफ्टर कंसिडरिंग द रिस्क फैक्टर। थर्ड हो गया आपका स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। चैलेंजेस टू एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, अब चैलेंजेस पढ़ रहे हैं हम। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, इसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियस सी बात है हम सबको सभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती हैं। ह्यूमन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ आर शार्पली लिमिटेड है, ठीक है। अंडर कंडीशंस ऑफ एंजाइटी एंड द अनसर्टेनिटी विद अ वास्ट इंटरैक्टिंग इन्फॉर्मेशन ग्रिड द मार्केट can become giant. Irrational behavior, it is generally believed that investors rationally will ensure a close correspondence between market price and intrinsic value. Monopolistic influence, a market is regarded as a highly competitive, ठीक है। No single buyer or issuer is supported to have undue influence over the prices, जो नॉर्मल पर्सन्स हैं वो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इन प्रैक्टिस पावरफुल इंस्टीट्यूशंस एंड बिग ऑपरेटर्स विल ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मार्केट। द मोनोपोलिस्टिक पावर एंजॉयड बाय देम डिमिनिशेस द कम्पिटिटिवनेस ऑफ द मार्केट। बोलो आप जब से काम करा था। हाँ, एक मिनट, चलो ओके। हम अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 3.32 पर, उसे हम करते हैं। मैं बुक में से एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ा देती हूँ पहले। जैसे ये रहा क्वेश्चन, द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ ए सेंसेक्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, मंथ की क्लोजिंग सेंसेक्स प्राइस है 2800, 2780, 2795, 2830, इस तरीके से सेंसेक्स का प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस। अब इसमें क्या बोला है इसने, यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी जैसे मतलब वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या होगा, रन टेस्ट हो गया, ठीक है। हाइपोथेसिस बाय अप्लाइंग द रन टेस्ट, वीक फॉर्म एफिशिएंसी में 3 टेस्ट करते हैं ना, इसमें हमें रन टेस्ट करना है एट 5% एंड 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। फॉलोइंग वैल्यूज कैन बी यूज्ड। वैल्यू ऑफ टी at 5% is 2.101 at 18% degree of freedom. Value of 10% value of t of 10% is this 18% degree of freedom, ठीक है। इसमें जो n और n+1 आएगा ना, तुम दोनों को ऐड करके -1 करके 18 नंबर आएगा या जितना भी नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको हम यूज़ करते हैं। फिर अगर ये अगर 20 नंबर नहीं आया तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ये यूजलेस हो जाएगी। अब ये 18 कैसे निकलेगा ये बताती हूँ अभी आपको मैं, ठीक है। तो पहले जो है इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अब इसमें देखा 1 अक्टूबर को प्राइस कितना था सेंसेक्स का, कितनी वैल्यू थी 2800, ठीक, कितना इंडेक्स था 2800 था। उसके बाद 2780 हो गया, 2795 हो गया, तो 2800 से कितना नीचे आया 2780 आ गया। ये 2780, 2800 था 2700 तो नेगेटिव, मतलब मार्केट गिरा है। 2780 से 2795 आ गया, 80 से 95 प्लस 2800 आ गया, प्लस 27 आया नेगेटिव, 2760 से 2790 हो गया, ज़्यादा हो गया, प्लस 2800, बेटा वो चाहे खराब है, ठीक है। तो ये 2880 हो गया, प्लस 2960 से 2990 हो गया, तो ये प्लस, ठीक है। तो हमें प्लस माइनस हम निकाल लेंगे। इसमें ये क्या है, साइंस ऑफ प्राइस चेंजेस, साइन हो गया। अब जैसे ये 1 है तो ये 1, ठीक है। दूसरा फेज क्या है, प्लस वाला आया तो 2 हो गया। थर्ड फेज क्या आया, माइनस वाला, फिर ये प्लस 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 तो ये 4, ठीक है। और ये नेगेटिव 5, फिर प्लस 6, फिर ये पूरा फेज आया, फिर ये 7, तो ये कितने रन हो गए टोटल, 8 रन हो गए। कितने हो गए, 8 रन हो गए। अब नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन देखने हैं, पॉजिटिव साइंस को हम N1 बोलते हैं। कितने हो गए पॉजिटिव साइंस, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, कितने साइन हो गए, 11 पॉजिटिव साइंस हो गए। और नेगेटिव साइंस कितने हो गए, 8 ही होंगे क्योंकि 19 है टोटल नंबर्स। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स हो गए। अब कैसे कैलकुलेट करना है देखना।
अब हम इसमें एवरेज रन कैलकुलेट करेंगे। एवरेज रन का फॉर्मूला क्या हो गया, 2n1n2 डिवाइडेड बाई n+n2 प्लस 1, ठीक है। एवरेज रन निकाला, कितना निकला, 10.26 निकला। फिर हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया, 2n1n2 ब्रैकेट में 2n1n2 माइनस n1n2 ब्रैकेट में हो गया ये, फिर डिवाइडेड में क्या है n1 प्लस n2 होल स्क्वायर और n1 प्लस n2 माइनस 1 और इसका स्क्वायर रूट। तो ये कितना निकला, 2.062 आपका निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंस टू फ्यू रन्स इन द केस वुड इंडिकेट दैट द मूवमेंट्स ऑफ प्राइजेस इज नॉट रैंडम, वी एम्प्लॉय अ टू टेल्ड टेस्ट द रैंडमनेस ऑफ द टू फ्यू रन्स हैं, क्योंकि देखो जैसा ना 8 रन्स हैं, कितने रन्स हैं इसमें, 8 रन्स हैं, ठीक है। और क्योंकि एक दो बारी माइनस है, मतलब कुछ ही फ्लो हो रहा है, कम फ्लो हो रहा है, ऐसे नहीं है माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। अगर प्लस चल रहा है तो प्लस चल रहा है काफ़ी टाइम तक, नेगेटिव चल रहा है तो नेगेटिव चल रहा है, तो मतलब नंबर ऑफ रन्स कम है। अब टेस्ट जो इसने बोला था टेस्ट करना है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट 18 डिग्री। हम क्यों माना हमने, क्योंकि ये n1 प्लस n2, n1 हमारा 11 था, n2 हमारा 8 था, तो कितने हो गए 19, 19 माइनस 1 18 हो गए, ठीक है। द लोअर लिमिट हम कैसे करेंगे, म्यू माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में हम प्लस करेंगे। तो म्यू कितना निकला था हमारा 10 जो एवरेज निकाला था 10.26 निकला था, माइनस टी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, टी की वैल्यू दे रखी है ना 2.101 टी की वैल्यू दे रखी है। तो ये से अब लोअर लिमिट निकल गई और ये अपर लिमिट निकल गई। और जो आर आया था हमारा वो कितना था, हमारा 8 था, तो ये 5 के बीच में और 14 के बीच में ये है, ठीक है। 10% लेवल पर सिग्निफिकेंस वो करनी है, टेस्ट करनी है। लोअर लिमिट में वही माइनस आएगा और अपर लिमिट में प्लस आएगा। तो इसमें निकला 6 और इसमें निकला 13। तो आर आपको पता ही है कि 8 निकला था हमारा, नंबर ऑफ रन्स 8 निकले थे, तो इन दोनों के बीच में वो आता है। तो एज सीन आर लाइज बिटवीन दीज लिमिट्स में आता है, हेंस द मार्केट एग्जिबिट्स वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, ठीक, डन। इसी से ये लास्ट क्वेश्चन था और इसके साथ ही सिक्योरिटीज एनालिसिस पूरा कंप्लीट होता है। सभी आराम से पढ़ लो और पेपर देते हैं, ठीक, बाय।